सर का परिश्रम मैंने देखा है, उनका पुरुषार्थ मैंने देखा है। दोस्तों, आपको हैरानी होगी जान करके कि जब पहली पहली बार मैं सर से मिला था और तब उनके जो सपने थे, जो विजन था, जो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनके अंदर है, और जब उन्होंने ये सब कुछ बरसों की उनकी मेहनत का निचोड़ इकट्ठा करके ई-बायोटोरियम को शुरू किया, तो उन्होंने एक छोटी सी चीज को मेरे साथ शेयर किया। और मुझे लगता है ये छोटी सी चीज है ना, दुनिया के बहुत कम बिजनेसेस के अंदर पाई जाती है। और वो इतनी छोटी सी चीज है, जब उन्होंने मुझसे कहा था कि सर, मैं मेरे जीवन के आने वाले ई-बायोटोरियम शुरू करने के बाद आने वाले 25 साल या 50 साल मैं ई-बायोटोरियम के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहता हूं। दूसरी बात उन्होंने मुझे बताई कि मैं ये जो बिजनेस क्रिएट किया हूं, उस बिजनेस में मेरा एक ही उद्देश्य है कि कैसे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को कुछ ना कुछ बांट सकूं, मेरे बिजनेस का हिस्सा शेयर कर सकूं। और अब आप जानते हैं, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जिस तरह से यहां पर जो सॉफ्टवेयर डिजाइन हुआ है, जो बिजनेस मॉडल डिजाइन हुआ है, और जितने टाइम के अंदर पे आउट जा रहा है, आज दिन तक इंडिया तो क्या पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं है। और इसलिए जब वो अपने जीवन के 25-50 साल देने के लिए तैयार है, जब वो हर एक दिन 20-20 घंटे काम करने के लिए तैयार है, कर रहे हैं आज भी, क्योंकि वो शिकायत भी मेरे पास ही आती है, सर भाभी जी मुझी को कहती है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर वो उतना पुरुषार्थ करने के लिए तैयार है, अगर वो उतनी मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए, तो आज अगर उनको हम सबसे बड़ी कोई बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं तो वो ये है कि हम उनसे ये वादा करें कि आने वाले अपने जीवन के 10 साल और दिन के 20 घंटे हम ई-बायोटोरियम को देने के लिए तैयार हैं। ये आपकी तालियां, आपका कमिटमेंट है। मैं ये मान लेता हूं कि आपका ये वादा है जो आप कर रहे हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि जब कुछ वक्त पहले पेंडेमिक, एक महामारी का हमने सामना किया, तो वो तो जा चुकी है, लेकिन आपको पता है अभी भी एक और महामारी का हम शिकार हैं। और वो शिकार इसलिए हम है क्योंकि कुछ बरसों पहले जब ब्रिटिश राज अपने पर हुआ करता था, आपको पता है ब्रिटिश राज में हम भारतीयों को खाना नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम सभी के, किसी के दादाजी यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स, तो किसी के पिताजी, किसी के पेरेंट्स उसी सोच में से बाहर निकल कर आए हैं। यानी कि हमारे देश ने गरीबी का सामना किया। कभी हम एक बहुत समृद्ध देश हुआ करते थे, बट ब्रिटिश राज में सब कुछ लिया गया अपने से और हमारी सोच को कमजोर बना दिया गया। काफी बरसों तक हम इस महामारी का सामना करते रहे हैं, और वो महामारी ये है कि हमसे ये नहीं हो सकता, हमसे वो नहीं हो सकता। दुनिया में कहीं जब एक भारतीय बाहर जाता ये स्किन कलर को लेकर, ये चमड़ी के रंग को लेकर के, तो बहुत बरसों तक हमें उसका भी शिकार कर बनना पड़ा है कि ये चमड़ी के रंग को भी इज्जत नहीं मिली है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि दुनिया के कोने कोने में, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो या गूगल हो, टॉप मोस्ट पोजीशन पर कौन बैठा है? एक भारतीय बैठा है, राइट? और अगर उस देश को, जिसे हम यूएस कहते हैं, अमेरिका कहते हैं, उसकी आजादी को पता है कितने साल हुए? 1776 में वो देश आजाद हुआ था। गिनो कितने साल हुए अप्रोक्सीमेटली, मेरे को गिन के बताओ कितने साल हुए, कितने हुए? 1876 में 100 हुए, 1900 कितने हुए? 250 साल हुए। बढ़िया, 250 साल में वो नंबर 1 इकोनॉमी बनी है दुनिया की, आजादी के 250 साल के बाद। हमें आजादी के कितने साल हुए? 75-76 के आसपास,
maybe 77, जो भी है। मजेदार बात ये देखो कि अभी हम कौन सी इकोनॉमी में है दुनिया में, पता है? We are the 4th position। अपने से आगे 3 देश हैं, राइट? गिने चुने 3 देश, जिसमें टॉप पर अमेरिका है। अगर वो 250 साल के बाद टॉप हो सकता है और हम 75-76 इयर्स के बाद 4th हो सकते हैं दुनिया में। अब और जो भी 24 साल बाकी है 2047 से पहले, यानी कि जो गिने चुने अब साल बाकी है, जब हम 100 साल आजादी को पूरे करेंगे, मुझे ये पता है कि आज सागर सर ने जो सिस्टम डेवलप करी है ई बायोटोरियम के द्वारा, और जितना फाइनेंशियल फ्रीडम उसके माध्यम से आप लोगों को मिल रहा है, अगर हम सब मिल जाए तो मुझे पता है कि 2047 में जब हम 100 साल देश की आजादी के पूरे करेंगे, हम दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन सकते हैं। थैंक यू। और इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, कि अगर आपको लगता है कि आप ई बायोटोरियम का बिजनेस, अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए कर रहे हैं, शुरू करने के लिए गलत नहीं है, अच्छी बात है। आपके सपने पूरे करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पहले जरूरतें होती है, बिल भरने होते हैं, बच्चों की, परिवार की जरूरतें होती है, फिर वो लेवल क्रॉस हो जाता है, फिर दूसरा लेवल आता है। दूसरा लेवल क्या है? अपने सपने पूरे करने, गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है ना? कितने लोगों के ऐसे कोई सपने हैं? अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, राइट? बच्चों को अच्छा भविष्य, सबके हैं, बहुत अच्छी बात है। इसका तीसरा लेवल पता है क्या होता है? एक बार अच्छी गाड़ी, घर आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? मुश्किल हो गया सोचना, क्योंकि मुझे यह पता है कि अगर आप ई बायो में 2 साल 3 साल फोकस के साथ काम कर लोगे ना, तो अच्छी गाड़ी और अच्छा घर तो आ जाएगा। आगे के लीडर्स को पूछ लो, वो लोग गवाह है उसके। भाई लीडर्स, जवाब तो दो यार। अब तीसरे लेवल पे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तीसरे लेवल पे ये करना है कि जब अपने सपने पूरे हो जाए तो हमें नियमित बनना है अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके उनके सपने पूरे करने के लिए। लेकिन हमारा काम लोगों को जोड़ना नहीं है, हमारा काम है लोगों तक सही वैल्यू पहुंचाना। वैल्यू का क्या मतलब होता है? वैल्यू मतलब जो प्रोडक्ट्स हम यहां बना रहे हैं और प्रोडक्ट्स के जो फायदे हैं, जो यूएसपी है, जो रिजल्ट्स वो प्रोडक्ट दे सकती है, वो हमें लोगों तक पहुंचानी है। हमारा एक ही काम होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। सुबह जब से उठते हैं, रात को सोने के तक जाते हैं, तब तक एक ही काम और एक ही उद्देश्य, और वो होना चाहिए कि कैसे मैं सामने वाले को उसकी जिंदगी बेहतर करने के लिए, चाहे उसकी हेल्थ हो सकती है, उसकी लाइफ हो सकती है, हर रूप से उसकी जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे ई बायो में से जितने प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से कौन से उसकी जिंदगी अच्छी कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, बस उसी का नॉलेज, उसी का गाइडेंस हमें देते रहना है, बांटते रहना है। और अगर हम ये करेंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक बच्ची का नाम विल्मा रूडोल्फ। इस बच्ची का जन्म कभी अफ्रीका में हुआ था। ये एक रियल कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं, विल्मा रूडोल्फ। ये बच्ची का जन्म जब हुआ दोस्तों, आपको हैरानी होगी जान करके कि ये बच्ची बचपन में तो नॉर्मल पैदा हुई, लेकिन काफी कम उम्र पे उसे उस जमाने में जो टीका लगना चाहिए, जो हेल्थ की जरूरतें होती है, वो उतना उस अफ्रीका में तब डेवलप नहीं थी, और वो शायद उसके परिवार वाले उसको ना दे पाए। और फिर वो एक समय पे बीमार पड़ी काफी कम उम्र पे, और उसके बाद उसके पैर में कुछ तकलीफ शुरू हो गई, कुछ ऐसी तकलीफ जिस वजह से वो धीरे धीरे चल नहीं पा रही थी। अब उसको चलाने के लिए उसके पैर में कुछ क्रचेस बांधने पड़े, माने आजू बाजू सपोर्ट बांधना पड़ा, और तब उसके बाद धीरे धीरे वो सपोर्ट से चलना शुरू हुई। लेकिन जब वो दूसरी बच्चियों को देखती थी
कभी कभी अकेले में वो दुखी होती थी कि मैं दूसरी बच्चियों की तरह क्यों नहीं भाग पा रही, खेल पा रही, दौड़ पा रही। उसने अपनी मम्मी से कहा कि माँ, क्या मैं दूसरी बच्चियों से अलग हूं? माँ ने कहा कि नहीं बेटा, जैसे आप जानते हैं कि हर माँ के लिए अपना बेटा, अपना बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, सबसे ज्यादा काबिलियत वाला होता है। तो माँ ने कहा कि नहीं, तुम सबसे बेहतर हो, तुम सबसे आगे हो। बच्ची कहती नहीं मम्मी, मैं उनकी तरह ना चल पाती हूँ, ना उनकी तरह दौड़ पाती हूँ, ना उनकी तरह मैं खेल पाती हूँ, और आप कह रहे हैं ना किसी से बेहतर हूँ, मैं कैसे मान लूं? बोले किसने तुम्हें मना किया खेलने के लिए? बोले डॉक्टर्स मना कर रहे हैं। माँ ने कहा डॉक्टर वॉक्टर को ज्यादा मत सुनो, मैं कहती हूँ तुम चल सकती हो, मैं कहती हूँ तुम दौड़ सकती हो, जाओ खेलो, खेलना है तो। छोटी बच्ची थी, माँ की बात का वजन पड़ा उसके ऊपर, अंदर उतर गई वो बात, तो उसने जाके खेलना शुरू। लेकिन खेलते खेलते कभी कभार वो गिर जाती थी, दूसरी बच्चियां उस पर हंस पड़ती थी, लेकिन तब उसकी माँ आके वापस उसे खड़ा करती थी और कहते थे कोई बात नहीं बेटा, वो लोग एक आध बार गिरते हैं, तू 10 बार गिरती है, इतना ही फर्क है, लेकिन तू उनसे भी ज्यादा काबिल है। हुआ कुछ ऐसा कि धीरे धीरे वो बच्ची जैसे जैसे खेलती गई, बड़ी होती गई, धीरे धीरे दौड़ने भी लगी, उसके पैर में जान आने लगी, क्योंकि उसकी मम्मी उसे कहते रहती थी कि तू सबसे बेहतर है, तू सबसे ज्यादा काबिल है। वक्त के साथ उसने छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना शुरू किया, और वो जो छोटे छोटे कॉम्पिटिशन थे उसमें, उस रेस में वो पार्टिसिपेट करती कि जिसमें वो जीतने की कोशिश करती। वक्त के साथ उसने ठान लिया कि मुझे सबसे तेज भागना है, मुझे जो दुनिया और लोग मना कर रहे हैं मुझे वो ही कर दिखाना है। और हुआ कुछ ऐसा कि उसने छोटे छोटे कंपटीशन जीते कॉलेज के लेवल पे। एक वक्त के बाद उसने ये डिसाइड किया कि मुझे अब सिर्फ कॉलेज के लेवल पर नहीं जीतना है, मुझे तो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बनना है, मुझे तो ओलंपिक मेडल जीतना है। लेकिन अब ओलंपिक मेडल कोई आसान काम नहीं होता, और वो भी एक ऐसी बच्ची कह रही है जिसको सपोर्ट से कभी चलना पड़ रहा था। उसके जीवन में एक कोच आई। कितने लोग मानते हैं कि अगर जीवन में तरक्की करनी है तो कोई ना कोई कोच होना चाहिए जो हमें आगे पुश कर सके, मोटिवेट कर सके, होने चाहिए कोच, राइट? बेस्ट पार्ट ई बायोटोरियम का हिस्सा बनने का पता है क्या है? यहां पर हमें ई बायो के द्वारा अच्छे अच्छे कोच मिलते हैं। यस, अब दोस्तों, जब उस बच्चे के जीवन में कोच आए जिसका नाम था एड टेम्पल, वो कोच ने उस बच्ची से कहा कि अगर तुम्हें दुनिया का फास्टेस्ट बनना है, तुम्हें एक ओलंपिक मेडल जीतना है, मैं तुम्हें जितवा सकता हूं, मुझे भरोसा है कि तुम कर सकती हो, लेकिन बस एक शर्त है, मेरी एक कंडीशन है, क्या वो तुम मान सकती हो? बोले क्या? ये है कि नंबर 1 चीज, तुम्हारी जिंदगी का सिंगल फोकस, एक ही प्रायोरिटी अगर है तो वो होगा आज से, और वो है ओलंपिक मेडल, यानी कि दौड़ना। खाना खाना वो तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटी होगी, पहले दौड़ना है। आराम करना, सोना वो तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटी होगी, पहले दौड़ना है। पढ़ाई करना तुम्हारी दूसरी प्रायोरिटी होगी, पहले दौड़ना है। शादी करना तुम्हारी बात की प्रायोरिटी होगी, पहले दौड़ना है। बच्चे पैदा करना तुम्हारी बात की प्रायोरिटी की, पहले तुम्हें दौड़ना है। क्या तुम ये सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? और अगर ये करने के लिए तैयार हो तो ही मैं तुम्हें कोच करूंगा, और तो ही तुम ओलंपिक मेडल ला सकती हो। बच्ची के अंदर एक आग थी, वो डिटर्मिनेशन था। उसने कहा कि अगर आप मुझे ओलंपिक मेडल दिला सकते हैं, अगर उसके लिए ट्रेन कर सकते हैं, तो मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। और उसने कह दिया कि आज से मेरे जीवन का नंबर 1 प्रायोरिटी और एक ही सिंगल फोकस है, और वो है दौड़ना और मेडल लाना। और उस बच्चे ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, उसके कोच ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया, और नतीजा ये आया कि 1960 के ओलंपिक्स में 1960 के ओलंपिक्स में यूटा हाइने नाम की एक बच्ची, जिसको कोई हरा नहीं पाया था, वो हमेशा फर्स्ट आते थे, जितने भी कंपटीशन में वो उतर जाए समझ लो कि दूसरे हारे। और ये 1964 के ओलंपिक्स में विल्मा रूडोल्फ पहली बार उतरती है, और उसने 100 मीटर की रेस में यूटा हाइने को हरा के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वो दूसरी रेस में उतरी 200 मीटर में,
वापस उसने यूटा हाइने को हरा के एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो तीसरी रेस में उतरी जो थी रिले रेस, उसमें भी उसने उसे हरा करके तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और ये बच्ची जो 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आई, जिसने इतिहास बना दिया, जिसका नाम विल्मा रुडोल्फ। शायद आपको याद करा दूं कि वो कभी बचपन में व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उसमें से उसने ये इतिहास खड़ा कर दिया। और उस इतिहास को सिर्फ वो बना पाई क्योंकि वो एक महामारी का शिकार नहीं थी। कौन सी महामारी की मैं बात कर रहा हूं पता है? जो ब्रिटिश हमें देकर गए, जो हमारे दादाजी और हमारे पिताजी ने भी हमें दी है। और वो महामारी है दोस्तों, छोटी सोच की बीमारी। और ये जो छोटी सोच की बीमारी है, वो हमारी तरक्की कभी नहीं कर सकती है। और इसलिए आज वक्त है कि उस छोटी सोच से हम ऊपर उठें। आज वक्त है कि हमें अब कुछ बड़ा सोचना शुरू करना है। अगर 2025 को आप अपने जीवन का सबसे बेहतरीन साल बनाना चाहते हैं, तो आज जब आप घर जाए, सबसे पहला काम करो, एक लिस्ट बनाओ कि मुझे मेरे आने वाले 5 से 10 साल में किन किन चीजों को संभव करना है, क्या है जो मुझे अचीव करना है। जा करके अपने गोल्स को लिखो। लिखने में बड़ी शक्ति है दोस्तों। जो आप वहां लिखते हैं वो सिर्फ वहां नहीं लिखा जाता, यहां पर भी लिखा जाता है और कहीं और भी लिखा जा रहा है। और जब आप वो लिखोगे तो ही उसके ऊपर काम करना शुरू कर पाओगे। वो लिखी हुई बातों को, उस गोल्स को अपने सामने लगा के रख देना। और जब उसे सामने लगा के रख दोगे कि हर महीने कितना कमाना है, हर साल कितना कमाना है, और कितनी गाड़ियां, कितने घर बनाने हैं, कितने और लोगों की मदद करनी है, अपनी टीम में कितने लोग होने चाहिए, वो सारी चीजें जा करके लिखो, उसे लगाओ। क्योंकि सच बताओ दोस्तों, अगर आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो आपके घर परिवार में और कोई नहीं है जो बड़ी सोच रखने वाला है। मुझे एक बात बताइए, क्या आपको आपके पिताजी का नाम पता है? सब पता है? दादाजी का नाम? हाँ, उनके ऊपर परदादाजी का नाम? चलो ठीक है, किसी और का एग्जाम्पल ना लेके मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मुझे मेरे पिताजी का नाम पता है, दादाजी का पता है, लेकिन उसके आगे नहीं पता है। और वो भी मुझे मेरे दादाजी का नाम इसलिए पता है क्योंकि मेरे पासपोर्ट में और पापा के पासपोर्ट में लिखा जाता है जयंती लाल, इसलिए मुझे पता है। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ तब मैं उनको मिल नहीं पाया था। मेरे पापा 3 भाइयों में सबसे छोटे हैं, तो जब तक मेरा जन्म हुआ तब तक दादाजी रहे नहीं थे। लेकिन उनके आगे के नाम मुझे नहीं पता। हो सकता है कि आपको आपके परिवार में 2, 4, 5, 10 लोगों के नाम पता हो। मुझे मेरे दादाजी के पहले का नाम नहीं पता। उसका कारण बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी या उनके पहले जो थे, उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था कि मैं उनका नाम याद रखूं। मैंने अगर आपके लिए बोला होता तो आपको बुरा लगता, इसलिए मैंने अपने लिए बोल दिया। लेकिन समझ आ रहा है मैं कहना क्या चाहता हूं? लेकिन आपको ये पता है, धीरू भाई अंबानी के बच्चों को उनका नाम पता है, उनके भी बच्चों को उनका नाम पता है, उनके भी बच्चों को उनका नाम पता होगा, उनके भी बच्चों को उनका नाम पता होगा, उनके भी बच्चों को उनका नाम पता होगा। आने वाली 7 पुश्तें धीरू भाई का नाम याद रखने वाली है। क्यों पता है? क्योंकि पूरे खानदान में सिर्फ एक ही शेर पैदा हुआ था। ये जो नाम है ना, ये नाम हमारे अगले प्रिंस को तो पता ही है, लेकिन उसके बाद भी जनरेशन टू जनरेशन ये नाम याद रहेगा। और वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, इतने बरसों में पूरे खानदान में सिर्फ एक शेर पैदा हुआ है। जिसने
कुछ अलग सोचने की हिम्मत करी, जिसने कुछ बड़ा सोचने की हिम्मत करी, और वो आपको एक एग्जाम्पल और प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर मैं अपने परिवार के लिए कर सकता हूं और इतना बड़ा परिवार बना सकता हूं, तो आप भी तो अपने परिवार के लिए, जो आपके पिताजी ने नहीं किया, जो दादाजी ने नहीं किया, परदादा ने नहीं किया, वो आप भी तो डिसाइड कर सकते हैं कि मैं वो इंसान बनूंगा कि जो मेरे आने वाली 7 पुश्तें, उसका भविष्य मैं बदल के रख दूंगा। कितने लोग आप में से आज 2025 में ये डिसीजन लेते हैं अपने घर के लिए और अपने परिवार के लिए? यस दोस्तों, अगर आप आज ये डिसीजन लेते हैं तो मैं इतना कहता हूं, बड़ी सफलता पाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, बड़ी ऊंचाई पाने के लिए हमेशा एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है। व्हीकल समझते हो? अगर मुझे जहां पर मैं रुका था होटल में, वहां से मीरा रोड पहुंचना था, तो उसके लिए एक रास्ता चाहिए, व्हीकल चाहिए। एक बड़ी सोच के मैं नहीं जाऊंगा वहां पर आज जाके धमाल कर दूंगा स्टेज पे, बट सोच के साथ साथ एक व्हीकल की जरूरत पड़ती है, वाहन जो मुझे वहां तक लेकर आए। जितने भी देवी देवताओं को आप जानते हैं, सबके व्हीकल, सबके वाहन होते हैं, है ना? हमें ई बायोटोरियम एक व्हीकल मिला है, एक वाहन मिला है, जहां से हम अपने सपने पूरे करेंगे। और उसमें भी आप कौन सा वाला तेल डालते हो, वो भी बड़ा मैटर करता है। तो इससे पहले तो सागर सर ने हमें कमाल का तेल, मैग्नेट नाम का तेल दिया था, है कि नहीं? एक बार मैग्नेट के लिए तालियां हो जाए। ये जो मैग्नेट नाम का तेल हमने डाला, उससे अगर इतना कमाल और इतना धमाल हो सकता है, तो आज हम एक नया तेल लेकर आए। नहीं, वो तेल नहीं है वो तेल नहीं है, लेकिन वो एक कमाल की ऐसी प्रोडक्ट है दोस्तों। ई बायोटोरियम अल्टीमेटली हेल्थ के साथ जुड़ी हुई प्रोडक्ट्स कर पहले दिन से फोकस कर रहा है। आज मैग्नेट के द्वारा कितने हेल्थ बेनिफिट्स लोगों को मिले हैं, वो तो एक्सपीरियंस आपको भी है, लेकिन अब उसी के अंदर हम एक ऐसा प्रोडक्ट आज सागर सर ने डिसाइड किया है इंट्रोड्यूस करने का, कि जो प्रोडक्ट के माध्यम से हम सब मिल करके नियमित बन पाएंगे और भी घर और परिवार में तंदुरुस्ती लाने के लिए। क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज पेंडेमिक के बाद अगर हम देख रहे हैं, तो वो किस चीज का है? इंडिया दुनिया का डायबिटीज कैपिटल बन चुका है। हर 5वें इंसान को ब्लड प्रेशर या थायराइड के प्रॉब्लम चल रहे हैं। ओबेसिटी, वजन, पूरी दुनिया में वी आर सेकंड पोजीशन। हमें अगर इसके ऊपर ओलंपिक्स होता वजन बढ़ाने के ऊपर, तो हमको सिल्वर मेडल मिल गया होता है। क्या कहना वीरल भाई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब वक्त है कि हम नियमित बनते लोगों की सेहत और तंदुरुस्ती को और भी बेहतर करने के लिए। तो मैग्नेट के प्रोडक्ट्स के माध्यम से तो हमने एक रिवॉल्यूशन लाया ही लाया है। अब कुछ बहुत ही बेहतरीन प्लांट बेस्ड नैनो टेक्नोलॉजी वाले फाइटो एक्सट्रैक्टेड सप्लीमेंट्स। अब कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगा सुन के और कुछ लोगों को थोड़ा ऊपर से गया, मगर चिंता ना करें, वो हम आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बट ये इतने ब्यूटीफुल सप्लीमेंट्स डिजाइन हुए हैं कि जो सप्लीमेंट्स के माध्यम से मैं कहूंगा कि पहले 2 महीने आपको बोलना पड़ेगा और 2 महीने के बाद सप्लीमेंट जिस पेट में जाएंगे वो खुद बोलना शुरू करेंगे। अब इस सब्जेक्ट पर मैं बात ना करूं तो सही रहेगा, क्योंकि आज हमारे साथ सागर सर, मैं आपको बता दूं, जब कोई जितना भी मैं ट्रैवल करता हूं ना, तो उसमें एक सवाल आता है कि शिवांगी मैडम कहाँ है, तो मुझे हंसते हुए कहना पड़ता है कि वो नहीं आए। अरे सर, आपको साथ लेके आना चाहिए। तब मैं कहता हूं भाई, मैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाता हूं।
आज वो इतने बिजी हो चुके हैं, इतने उनके बड़े-बड़े सेशंस चलते रहते हैं क्योंकि हेल्थ में, न्यूट्रिशन के अंदर वो जिस लेवल पर है कि बड़े-बड़े डॉक्टर्स उनके सामने बैठकर उनको अटेंड करते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं। तो मैं जब सेशन लेने के लिए जा रहा हूँ, शादी को 8 साल हो गए और मुझे कहना पड़ रहा है कि भई मैं उनको उतना दे के अफोर्ड करके लेकर आऊँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है अब। ये तो सर आपकी बर्थडे थी। तो मैडम ने कहा कि चलो मैं आ जाती हूँ।